In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्या हाल चाल है सबके, कैसी तबीयत है? ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था जी, जल्दी से मुझे बताइए। कल हम क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था PPROM क्या होता था, प्री मेच्योर प्री टर्म या प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़ना है मल्टीपल जेस्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोगों को मेरे से बेहतर आना होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कोरियन के बारे में भी जान गए, एमनियन के बारे में भी जान गए। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, जिसमें आप लोगों ने कोरियोनिक वेलस, एमनियोनिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट? तो अगर मैं आपको मल्टीपल जेस्टेशन के बारे में पूछूं, तो मल्टीपल जेस्टेशन बेसिकली क्या होता है? कोई बताएगा मल्टीपल जेस्टेशन क्या होता है? मल्टीपल का मतलब यार तुम लोग बहुत कम हो यार, तुम लोगों का तो इंतजार करो फिर भी है। खैर, आज हम इंतजार नहीं करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। मोर देन वन फीटस, जो नॉर्मली कितने हो रहे थे? वन फीटस हो रहा था, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, सात होंगे, आठ होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? और जेस्टेशन का क्या मतलब है? प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मोर देन वन बेबीज या फीटस होंगे तो क्या होंगे? हम उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसीज या मल्टीपल जेस्टेशन। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मल्टीपल जेस्टेशन हो सकते हैं, क्यों हो सकती हैं? जस्ट मल्टीपल ट्विन्स या जेस्टेशन क्यों हो सकती हैं? ट्विन प्रेगनेंसीज इसमें ज्यादातर कौन सी होती हैं? ट्विन्स होती हैं या तीन चार पांच होती हैं? ट्विन प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद फिर थ्री और फोर आती हैं। ठीक है, फिर क्वाड्रप्लेट्स कहते हैं उसको, ट्रिपलेट्स कहते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर क्वाड्रप्लेट्स या ट्रिपलेट्स होंगे, तो क्या अगर दो से ज्यादा बेबीज होंगे तो ज्यादा चांसेस किस चीज के होते हैं? सर्जिकल डिलीवरी के होते हैं, सी सेक्शन के होते हैं, या स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी के होते हैं? ज्यादातर चांसेस। ठीक है, हर केस की बात नहीं कर रही। वेरी गुड, शाबाश। क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, ये आज हमने पढ़नी है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी या क्वाड्रप्लेट्स या ट्रिपलेट्स बेसिकली क्या होते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, नॉर्मल फिनोमिना अगर आप देखें तो उसमें क्या हो रहा था? एक एग जो है वो एक स्पर्म के साथ मिलता है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, क्या होता है? एक एग एक स्पर्म के साथ मिलेगा और ओव्यूलेशन होगी, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट आगे जाके मोरूला ब्लास्टूला बनेगा, ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शंस होंगे। उसके बाद ये जाके यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में जाके इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, और फिर ये आगे जाके क्या बनेगा? फीटस की फॉर्म में आएगा। इसकी हार्ट कार्डिक एक्टिविटी 6 वीक्स के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। यही प्रोसीजर है। अच्छा, अब एक एग और एक स्पर्म, बाकी सारे स्पर्म्स चले जाते हैं उसको एंजाइमेटिक रिएक्शन देने के लिए। तकरीबन 1 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, सिर्फ एक लकी स्पर्म जो होता है वो एग के साथ मिलता है, और क्या होता है? ओव्यूलेशन होती है, जिसे कहते हैं बर्थ या फिर प्रेगनेंसी, राइट? अच्छा, अब जरा सोचें कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के अंदर सी सेक्शन और इन सब की क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर एक से ज्यादा डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस सोचिए ना।
अगर क्या हो अगर एक से ज़्यादा एग हो जाए, क्या हो अगर एक से ज़्यादा स्पर्म्स हो जाएँ, क्या हो अगर 1 स्पर्म हो 2 एग्स हो जाएँ, अगर क्या हो 2 स्पर्म्स हो 1 एग हो जाए। वो जैसे तुम लोग क्रिस क्रॉस जो वो तुम लोगों की हाइबरने वो क्या थी? तुम लोग बायोलॉजी में वो करते थे कैरियर्स और वो हीमोफिलिया वगैरह वाला कुछ याद है? वो तुम लोग ऐसे-ऐसे क्रॉस बना रहे होते थे। इसको फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसके साथ कुछ इस तरह। तो इसी तरह की हमने सोचनी है कॉजेज़। अगर 1 एग है, 2 स्पर्म है, अगर 2 स्पर्म है, 1 एग है, अगर 2 एग्स, 2 स्पर्म्स हैं, ठीक है? फिर उसके बाद और भी कोई चीज़ें सोच सकते हो। एमनियॉन और कोरियन जो आगे जाके डेवलप होगा। अगर 1 एमनियॉन हो, 2 कोरियन्स हो, अगर 2 एमनियॉन, 2 कोरियन, अगर 2 कोरियन, 1 एमनियॉन, तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस अगर हों, तो क्या फिर हमें समझ आ जाएगी कि क्यों ये डिलीवरी के चांसेस सी सेक्शन और सर्जिकल हो रहे हैं, ठीक है? तो यही हमने आज पढ़ना है। थोड़ा-सा ओवरव्यू बना है, थोड़ा-सा माइंडसेट बना है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तुम लोगों को लगता है कुछ लोगों को ना आदत हो गई है जो यहाँ एब्सेंट होते हैं ना ऑनलाइन सुनने की। मेरा बड़ा दिल करता है कि तुम लोगों को रिकॉर्डिंग ना दी जाए, फिर मैं कहती हूँ चलो बच्चे हैं क्या कह सकते हैं कमिटमेंट कमिटमेंट होती है। ठीक है, जो लाइव लेक्चर लेने का मज़ा आता है ना वो उसमें नहीं आता। अगर कहीं पे आप स्टक हो जाते हो हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको फ़ौरन क्लियर कर देते हैं। ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर में आप स्टक हो गए, आपको पीछे वीडियो कर के देखना है, कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब मल्टीपल प्रेग्नेंसीज़ क्या होती हैं जी? जब मोर देन फीटस डेवलप करता है यूटेरस में, ट्विन प्रेग्नेंसीज़ क्या होंगी? 2 फीटसेस, ठीक है? रेयर होता है 3, 4, 5, 6 ये हमने एक्सप्लेन कर लिया हुआ है। अब ट्विन प्रेग्नेंसीज़ कैसे हो सकती हैं? 2 अगर फीटसेस हैं। अब आगे जो हमने मल्टीपल जेस्टेशन के कॉजेज़ या प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें वो डिस्कस करनी है जिसमें आपने मुझे एक तो कोरियन और एमनियन का बताया, ज़ाइगोट का भी आप लोगों ने मुझे बताया है कि अगर ज़ाइगोट 2 बन जाएँ, ट्विन प्रेग्नेंसीज़ कैसे होंगी? या तो 1 एग और 1 स्पर्म, ठीक है? और 2 एग्स 2 स्पर्म, राइट? या 2 डिफरेंट एग्स और डिफरेंट स्पर्म्स, राइट? 1 एग 1 स्पर्म के साथ और 1 एग 1 स्पर्म के साथ सेम टाइम के ऊपर ओव्यूलेट करे। ये हमारे पास क्या है? ट्विन प्रेगनेंसीज़ के कॉजेज़। किस-किस वजूहात से ट्विन प्रेगनेंसीज़ हो सकती है? उसे हम कहते हैं डायज़ाइगोटिक और मोनोज़ाइगोटिक। डायज़ाइगोटिक ज़्यादा होती है, मोनोज़ाइगोटिक कम होती है। डायज़ाइगोटिक जिस तरह मैंने बताया कि 2 स्पर्म्स और 2 एग्स, मोनोज़ाइगोटिक 1 स्पर्म और 2 एग्स और वो आगे जाके आइडेंटिकल ट्विन्स जो तुम लोग देखते हो एक जैसे होते हैं वो बनते हैं, ठीक है? वो टीवी ड्रामास में देखा है कभी कि वो क्या होता है कि वो एक बेबी मूव करता है तो दूसरा भी मूव करता है इस तरह, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ओवम जो है वो हाफ होता है, क्या होता है? डिवाइड होता है आगे जाके। ठीक है, ये आगे जाके भी हम देखते हैं कि मोनोज़ाइगोटिक में क्या होता है। एक जो एम्ब्रियो है ना, एक जो एग है वो आगे जाके 2 रिजल्टिंग इन 2 एम्ब्रियोज़ डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑलरेडी जो था वो हाफ में डिवाइड हुआ, 2 एम्ब्रियोज़ उसके बने तो वो हमारे पास क्या होगा मोनोज़ाइगोटिक से जो आपके पास ट्विन प्रेगनेंसी होगी वो उसकी होगी। अब उसके आगे क्या-क्या कॉजेज़ होंगे वो आगे जाके देख लेते हैं। ये देखो, ये आइडेंटिकल मोनोज़ाइगोटिक के से और ये फ्रेटर्नल डिफरेंट एग और डिफरेंट स्पर्म से तो ये इस तरह से थोड़ी-सी क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने कहा समझ आ रही है, नज़र भी आ रही है, राइट? इसके अंदर हमने कोई इतनी डिटेल नहीं समझनी। अच्छा मुझे यहीं पे बता दो ये जो ब्लू कलर का ये क्या है ताकि मैं आगे तुम लोगों को समझाने में आसानी हो। ब्लू कलर का क्या है? ये एमनियोटिक कैविटी ये जो ये कॉर्ड सी जा रही है ये क्या है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, राइट? और ये बाहर ये क्या है? ये ऐसे बना हुआ ये क्या है? और ये ऊपर की तरफ क्यों है? प्लेसेंटा, ठीक है? अगर ये नीचे की तरफ होगा तो ये क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है इंटरनल ऑस के ऊपर आ जाए तो ये क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है? तो फ्रेटर्नल और उसकी समझ आ गई है दोनों की कि दोनों आइडेंटिकल्स और फ्रेटर्नल इतनी समझ आ गई अभी तक? ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं ट्विन
ट्विन प्रेगनेंसी के भी आपने मुझे ओवरऑल बताने हैं, क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? जल्दी से मुझे बताएँ क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जी? फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? मैटरनल एज इंक्रीज़। और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकता है? फैमिली हिस्ट्री है उसकी ट्विन प्रेगनेंसी की। और क्या हो सकता है? फैमिली हिस्ट्री है बिल्कुल। और क्या हो सकता है? कोई क्या कहते हैं इंक्रीजिंग पैरिटी के लिए हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ओव्यूलेशन इंडक्शन हो सकती है। और इसके अलावा कोई और रिस्क फैक्टर्स? फैमिली हिस्ट्री, पैरिटी, रेस और कोई ज़हन में आता है रिस्क फैक्टर? न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिज़्म हो सकता है। और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव थेरेपी से हो सकता है। अगर ये जो क्या कहते हैं उनको, जो आईयूडीज़ इंट्रायूटेराइन नहीं, आईयूडीज़ नहीं है जो आर्टिफिशियली जो इनफर्टिलिटी के केसेस में, यस, इन विट्रो आईवीएफ, यस, यस। ये जो करवाते हैं इसके अंदर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हो जाएँ, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसीज़ हो जाएँ, फिर जेनेटिक और हेरिडिटरी भी आता है। तो ये हमारे पास क्या होंगे उसके रिस्क फैक्टर्स। जी, समझ आ गई है रिस्क फैक्टर्स की? लिखे इसलिए नहीं है क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा-सा ना खुद से भी आइडिया हो, ठीक है? अब उसके बाद हमने देखना है डायज़ाइगोटिक। डायज़ाइगोटिक अगर प्रेगनेंसी हो तब भी बिल्कुल राया शकूर, अगर आईयूसीडी की प्रेज़ेंस में हो तब भी, लेकिन उसमें ना ट्विन प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती। उसमें ये होता है कि जो ट्विन प्रेगनेंसी में ना ज़्यादा मोलर प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि डायज़ाइगोटिक ट्विन्स में क्या होता है, तो वो मुझे आपने बता दिया ऑलरेडी कि उसमें 2 एग्स और 2 स्पर्म्स होते हैं, वो मिलके 2 डिफरेंट जो है ना वो ज़िगोट्स बनाते हैं। तो उससे हम और उससे आगे फ्रेटर्नल ट्विन्स डिफरेंट अलग-अलग 2 जो है ना वो बनेंगे, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे दोनों मेल्स हों, चाहे दोनों फीमेल्स हों, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या होंगे? डायज़ाइगोटिक ट्विन्स, ठीक है? जिसके अंदर 2 अलग-अलग प्लेसेंटा होंगे। ये देखो, तुम लोगों ने अगर और किया हो, ये देखो, पैटर्नल में ये अलहदा प्लेसेंटा है, ये अलहदा प्लेसेंटा है, ये अलहदा है, ये अलहदा है। इसके अंदर एक ही प्लेसेंटा है, ठीक है? ये देखो, पॉइंटर को भी मसला हो गया, ये एक प्लेसेंटा है, ठीक है? तो डायज़ाइगोटिक में प्लेसेंटा भी अलग-अलग होंगे, ठीक है? और फीटस का सेक्स भी डिफर कर सकता है, जो मैंने बताया, मेल, फीमेल या दोनों फीमेल या दोनों मेल। और दोनों के एमनियन और कोरियन भी डिफरेंट होंगे। ब्लड ग्रुप और फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी डिफर कर सकते हैं ज़ाइगोटिक के, डायज़ाइगोटिक के। अब आ जाता है मोनोज़ाइगोटिक। तो मोनोज़ाइगोटिक बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट पीरियड्स के ऊपर, यानी एक स्पर्म एक एग के साथ मिला, ठीक हो गया, और दूसरा स्पर्म दूसरे एग के साथ अलग-अलग, ठीक है? कब होगा? 72 आवर्स अगर डिवीजन जो है टेक प्लेस करती है 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो आगे जाकर डिवाइड हो रहा है, अभी मॉड्यूला में चेंज नहीं हुआ। और उस दौरान में अगर 2 सेपरेट जो है वो ये एम्ब्रियोज बन जाए और उसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोजाइगोटिक। उसके अंदर भी क्या होगा? प्लेसेंटा, कोरियन, एमनियन डिफरेंट अलहदा होंगे। अगर वो अलहदा होंगे, डिपेंड करता है, कहीं पे अलहदा होते हैं, कहीं पे नहीं होते। इसीलिए फिर अगर वो अलहदा होंगे तो हम उन्हें डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक कहेंगे। जिस तरह ऊपर हमने देखा, अगर एक ही प्लेसेंटा है तो फिर हम उसे मोनो एमनियोनिक, मोनोकोरियोनिक कहेंगे, इस तरह करके, ठीक है? तो अब मोनो और डाई में थोड़ी-सी डिफरेंशिएशन समझ आई है कि क्या होगी? नहीं समझ आई? चलो देख लेते। ये देखो, ये आपके पास ये अर्ली स्प्लिट है और ये लेट स्प्लिट है। ये आपके पास डायज़ाइगोटिक और ये आपके पास मोनोज़ाइगोटिक। कि ये जो उसका था, ये लेट स्प्लिट अगर होगा, मोनोज़ाइगोटिक ये होगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन ये देखो, ये आपकी डायज़ाइगोटिक है, ये आपकी मोनोज़ाइगोटिक है। ठीक हो गया? थोड़ी-सी अब समझ आई है इसकी? हाँ जी।
नहीं, डायज़ाइगोटिक में 2 एग्स और 2 स्पर्म्स, इसमें 1 एग और 2 स्पर्म्स हैं बाबा। 1 एग जब एम्ब्रियो में जा रहा है उसके बाद वो स्प्लिट कर रहा है, उसके साथ 1 एग और 2 स्पर्म्स हैं। ठीक है, मोनोज़ाइगोटिक में 1 एग और 2 स्पर्म्स हैं। ठीक है, इंटरनल जो उसका है ना चेंज कर रहा है, उसके हाफ-हाफ हो रहा है। आप लोगों ने उसमें नहीं पढ़ा हुआ एम्ब्रियोलॉजी में कि उसका जो एम्ब्रियो है वो हाफ में डिवाइड होगा और उसके बाद 2 अलग-अलग फीटसेस, जब ये मोरूला स्टेज में होता है और आगे जाके ट्रोफोब्लास्टिक स्टेज में नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल फर्टिलाइज़ेशन, ज़ायगोट बनता है, फर्टिलाइज़ेशन के बाद एक एग एक स्पर्म से आगे फिर वो 2 डिफरेंट एम्ब्रियो की स्टेज पे डिवाइड होते हैं और डिफरेंट फिर आगे जाके 2 अलग जो है ना वो क्या कहते हैं बन जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और 2 अलग जो है फिर आगे जाके फीटसेस बनेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई है? मैं भी तुम लोगों के साथ कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, सही बात है, इतना ज़्यादा घुमा दिया मुझे। 1 एग, करेक्ट कर लेते हैं इसको, सॉरी, सॉरी। 1 एग और 1 स्पर्म आगे जाके जब वो मोरूला ब्लास्टुला स्टेज में जाएँगे, उसके बाद जब एम्ब्रियो स्टेज में जाएगा, डिवाइड होगा इक्वली, उसके बाद वो आगे डिवाइड होगा इक्वली, 2 हाफ्स में स्प्लिट होगा। अगर वो अर्ली स्प्लिट हुआ, तो ऐसे होगा, अगर वो लेट स्प्लिट हुआ तो उसका एक प्लेसेंटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन डाइकोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम कहते हैं मोनोज़ाइगोटिक। ठीक है? करेक्ट कर लिया, अब समझ आ गई है, डिफरेंशिएट हो गया? फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आई। ये देखो, तो 1 एग, 1 स्पर्म मिले, ओव्यूलेशन हुई, मोरूला ब्लास्टुला बना, एम्ब्रियो बना, बन जाओ यार। आगे मेरे बेचारे बच्चे और मैं दोनों कन्फ्यूज़्ड हैं। हाफ़-हाफ़ में डिवाइड हुआ इक्वली, 2 फीटसेस बने। अब ये 2 फीटसेस अगर अर्ली स्प्लिट हो गए, तो अलग-अलग इनका कोरियोनिक वगैरह होगा। अगर लेट स्प्लिट हुए तो इकट्ठा होगा, उसको मोनोकोरियोनिक, डाइकोरियोनिक आगे कहेंगे। अगर 2 एग्स, 2 स्पर्म्स एट द सेम टाइम ओव्यूलेट किए, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, एक बेबी यहाँ पर होगा अलैदा से, एक बेबी यहाँ पर होगा, उसका अलैदा प्लेसेंटा होगा, इसका अलैदा प्लेसेंटा होगा, इसकी अलैदा एमनियोटिक कैविटी, इसकी अलैदा ये होगी, 1 एग 1 स्पर्म ये है, ये 2 एग 2 स्पर्म्स होंगे। इसके अंदर जो है वो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, क्योंकि वो 1 एग 1 स्पर्म से मिलके बने हैं। इसके अंदर ट्विन्स वेरी कर सकते हैं, मेल फीमेल हो सकती है, दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों के जो आदतें वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? अब समझ आ गई है? अब आगे चलते हैं इनकी और थोड़ी-सी डिफरेंशिएशन को कि ये देखो, ये मोनोज़ाइगोटिक, डायज़ाइगोटिक वो आपको अब समझ आ गई है क्लियरली कि ये इसमें 2 ज़ाइगोट्स हैं, 2 प्लेसेंटा हैं, यूट्रस है, ये वो मैंने आपको डिटेल में पीछे बता दिया, ये इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है। अब आगे जो हमने पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है डाइकोरियोनिक और डायएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक और मोनोएमनियोटिक, इसका क्या मतलब है? तो 2 तरह की जो है ना वो आपके पास डिविज़न्स होंगी, एक डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक और एक मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक। डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक क्या है, ज़्यादातर किसमें होती है? डायज़ाइगोटिक में। अगर ईज़िली स्प्लिट होता है तो प्लेसेंटा भी सेपरेट होगा, अगर अर्ली स्प्लिट होगा तो प्लेसेंटा सेपरेट होगा, अगर लेट स्प्लिट होगा तो प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा, कॉमन होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है एक डायकोरियोनिक, ये ज़्यादा कॉमन तो वैसे उसमें है, लेकिन ये अगर अर्ली स्प्लिट हो जाता है तो फिर ये मोनोज़ाइगोटिक में भी हो सकता है कि दोनों के अलग-अलग कोरियन हो, अलग-अलग प्लेसेंटा हो, दोनों के अलग-अलग इम्यून्स हों, ठीक है? लेकिन अगर लेट स्प्लिटिंग है तो फिर मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक, यानी दोनों की एमनियोटिक कैविटी तो सेम होगी, लेकिन प्लेसेंटा दोनों का जो है वो एक होगा, जो आपने पीछे डायग्राम में भी देखा। क्योंकि 2 अलग-अलग बन गए ना आगे, कहाँ पे था वो? क्लिनिकली आप उसको एक एग एक स्पर्म से देखोगे, उनके कैरेक्टर से देखोगे, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन से। ये देखो, इसके अंदर आपने ये देखा कि इसके कोरियोनिक तो इसकी दोनों की डिफरेंट है, एमनियोटिक भी दोनों के अलग, 2 कोरियन्स है, 2 एमनियन्स है, लेकिन इसके अंदर 2 एमनियन्स है और 1 कोरियन है, राइट?
समझ आ गई अब इसकी भी कि उसके अंदर एमनियोनिक और कोरियोनिक कैसे होगा? बस यही 2 चीज़ें थी, ठीक है? अच्छा, अब अगर इससे भी लेट स्प्लिटिंग हो, 8 से 12 दिन पे जाके हो, तो फिर मोनोकोरियोनिक, मोनोएमनियोटिक ट्विन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर होते हैं बहुत, ठीक है? और सर्वाइव भी बहुत कम करते हैं। और इसके अलावा फिर एक होता है कंजॉइंट ट्विन्स। कंजॉइंट ट्विन्स क्या होते हैं, जो आप लोग अगर कभी मूवी ड्रामास में देखो या रियलिटी में भी सर्च करना, कंजॉइंट ट्विन्स क्या होते हैं कि बेबी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वो आपने कोई एक कभी देखा है कि एक का हाथ दूसरे के हाथ के साथ जुड़ा हुआ है, या 2 अलग-अलग हैं और उनके एक साथ इकट्ठे हैं, अटैच्ड टू वन अनदर, चाहे वो किसी हाथ से, पाँव से, दिमाग से, हेड से, वो हमारे पास क्या होंगे? कंजॉइंट ट्विन्स, ठीक है? आ गई अब तक? चलें जी, अब हमने इसके रिस्क फैक्टर्स भी कर लिए हैं, ठीक है? अब उसके बाद अब मुझे ये बताएँ कि हमें पता कैसे चलेगा साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे मल्टीपल या ट्विन प्रेगनेंसी के? सबसे पहले तो जो साइज़ है ना उसका वो ज़्यादा होगा, ठीक है? और यूट्रस का साइज़ लार्ज होगा मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है? और उसकी जो टर्म से एक्सपेक्टेड डेट भी ज़्यादा हो सकती है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर 1 से ज़्यादा फीटल पोल्स हमें नज़र आएँगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए थे, उसके लिए आप में से कोई परेशान तो नहीं हुआ? मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया ना? एम आई एबल टू मेक यू गाइज़ सैटिस्फाई एंड क्लियर दैट मोनोज़ाइगोटिक एंड डाइज़ाइगोटिक में क्या डिफ़रेंस है? बददुआएँ तो नहीं ना दे रहे? परेशान तो नहीं ना हो गए? टीचर भी इंसान ही होता है यार। चलो ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एंड में समझ नहीं आ रहा या क्या नहीं समझ आई मुझसे फिर से पूछ लें। अब हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपको नहीं समझ आई हम आगे नहीं जा सकते। कोरियन एमनियन वाली बात, कोरियन एमनियन वाली बात सिर्फ़ सिंपल ये है कि अगर वो अर्ली डिवाइड कर जाएगा तो अगर वो जल्दी आ जाएगा उसे सारी चीज़ें मिल जाएँगी, अगर वो लेट आएगा तो उसे एक चीज़ मिलेगी, एक नहीं मिलेगी, अगर उससे भी लेट आएगा उसे दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अगर वो एंड पे आएगा तो हो सकता है कि उसको कोई एक चीज़ उसकी इकट्ठी रह जाए जिसको कॉन्जॉइंट में कहते हैं। अब समझ आ रही है? अब इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि अगर वो जल्दी स्प्लिट हो जाता है तो उसका कोरियन भी अलग होगा, हर चीज़ अलग होगी, घर का सारा कुछ, प्लेसेंटा भी अलग होगा, कोरियन, एमनियन। अगर थोड़ा-सा लेट हो गया तो कोरियन अलग नहीं होगा, एमनियन दोनों के अलग होंगे। अगर उससे भी ज़्यादा लेट हो गया तो एमनियन भी अलग नहीं होगा, इकट्ठा होगा, वो कहेगा इसी में ही गुज़ारा करो। और अगर उससे भी ज़्यादा स्प्लिट हुआ 12 डेज़ के बाद तो फिर कॉन्जॉइंट हो सकता है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब उसके बाद हम उसके रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे, क्या-क्या हो सकते हैं सॉरी सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो सिम्पटम्स क्या होंगे उसके कि सबसे पहले तो आप हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री के अंदर देखोगे फैमिली हिस्ट्री थी उनकी, फैमिली हिस्ट्री में आपको पता चल सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की, फिर आप उसके बाद ओव्यूलेशन का साइज़ देखोगे, डेट देखोगे, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करोगे, उसके ऊपर फीटल पोल्स 1 से ज़्यादा नज़र आएँगे। कंजॉइंट ट्विन्स डायज़ाइगोटिक में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं मोनोज़ाइगोटिक में होने के, डायज़ाइगोटिक में बहुत रेयर हैं, ठीक है? इतने नहीं होते क्योंकि डायज़ाइगोटिक में किस्सा ही खत्म होता है, ज़ाइगोट 2 अलग-अलग होते हैं, 2 स्पर्म्स होते हैं, 2 एग्स होते हैं या 3 स्पर्म्स होते हैं, 3 एग्स होते हैं, ठीक है? मोनोज़ाइगोटिक में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास और क्या था, हम उसकी हिस्ट्री देख लिए, एग्ज़ामिनेशन कर लिए, अल्ट्रासाउंड कर लिया, फीटल पोल, यूट्रस का लार्ज साइज़ था, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम अगर उसको हो रहा है तो चांसेस हैं कि उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, 2 फीटल हार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, डॉपलर के ऊपर, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एक फीटस में जितना होना चाहिए उससे एक्सेसिव है, ज़्यादा है, बीटा एचसीजी लेवल्स भी नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा हैं, तो ये सारे क्या इंडिकेट करेंगे कि ये क्या है ट्विन प्रेगनेंसी, राइट? समझ आ गई इतनी बात? अच्छा, और अगर कोरियोनिसिटी ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, हाइपरेमेसिस gravidarum, uterus larger than expected dates, 3 or more fetus poles viable to fetal hearts ये गलती से जाट लिखा गया hearts maternal serum alpha fetoproteins और excess
बीटा एचसीजी करते हैं। डायकोरियोनिसिटी को भी देखने के लिए किस तरह पता चलेगा? एक तो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, दूसरा डिफरेंट सेक्स से पता चलेगा, डिफरेंट जेंडर से पता चलेगा, ठीक है? और उसके अलावा थिक इंटरट्विन सेपरेटिंग मेम्ब्रेन। क्या है थिक इंटरट्विन और इसमें थिन क्यों होगी? क्योंकि जब एक ही एम्ब्रियो को स्प्लिट करके डिवाइड किया जाएगा तो उसका साइज भी रिड्यूस होगा और उसकी थिकनेस भी कम होगी। तो जब 2 डिफरेंट अलग-अलग फ्रेश होंगे, तो उनकी साइज़ और थिकनेस ज़्यादा होगी। ठीक हो गया? ये चीज़ है मोनो और डाई की। कौन-सा डायग्नोस्टिक पॉइंट समझ नहीं आया बताओ? गूगल के पूछो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सिम्पटम्स क्या-क्या होंगे? वही होंगे नोज़िया होगी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम में जो थे, वो बेबीज़ हैं उसके अंदर, उसको ज़्यादा खुराक चाहिए, वो एक देती हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कोई कभी इश्यू डेवलप हो सकता है, डेवलप हो सकती है उसको, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वेरिकोज़ वेन्स होती हैं, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, 3 बेबीज़ मल्टीपल जेस्टेशन का, लेग्स स्वेल कर सकती हैं वेट ज़्यादा होने की वजह से, हेमरॉइड्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की वजह से इफेक्ट्स, ठीक है? इतनी बात समझ आई है? ठीक है? अच्छा, अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या होती हैं? वही पीछे भी हमने जो पढ़ ली हैं कॉम्प्लिकेशंस, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी। तो क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं हमने पढ़ लिया, नोज़िया, वॉमिटिंग भी पढ़ ली, मिसकैरेज का नहीं पढ़ा था। यस, मिसकैरेज के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो आपने मुझे बताया किसमें ज़्यादा होते हैं मिसकैरेज के चांसेस? मोनोज़ाइगोटिक में। फिर आपने शुरू में मुझे राइया ने बताया था मेल प्रेजेंटेशन भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी की और ये जो डिसऑर्डर्स हैं माइनर ये हमने कर लिए हैं लेग पेन बैक पेन वर्क ज्यादा नहीं होगा फूड ज्यादा चाहिए होगा भूख ज्यादा लगेगी ये सारी चीजें फिर एनीमिया हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है जो मैंने पीछे आपको दिखाया प्री टर्म डिलीवरी होने के ज्यादा चांसेस हैं हाइपरटेंसिव डिजीज के और एंटीपार्टम हेमरेज के, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई है कॉम्प्लिकेशंस की भी? एक पेज ऐसे ही खाली रह गया। अच्छा, मुझे आपने ट्विन टू टिन प्रेगनेंसी, मोनोज़ाइगोटिक, डायज़ाइगोटिक का तो बता दिया। एक आपके वाइवा में, ऑस्पी में एक आपका 5 नंबर का स्टेशन होगा। कन्फर्म है मुझसे लिखवा लें, चाहे वो आपके जो है वो उसमें सेंड अप की ऑस्पी में आए या प्रॉफ की ऑस्पी में आए, आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो मुझे आपने नाम से पढ़ के बताना है कि इसका क्या मतलब है, ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है और ट्विन टू ट्विन का क्या मतलब है और सिंड्रोम का क्या मतलब है। सिंड्रोम क्या होगी? एबनॉर्मेलिटी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह अगर ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो किसी चीज की भी, अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये कहते हैं किसी चीज की ट्रांसफ्यूजन, और ट्विन टू ट्विन मतलब 2 बेबीज़ थे, एक बेबी से दूसरे बेबी को इफ़ेक्ट होने वाली, कोई चीज़ कम ज़्यादा होने वाली, ट्रांसफ्यूज़ होने वाली, सिंड्रोम का मतलब कोई डिज़ीज़, कोई पैथोलॉजी, कोई क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटी। यही बात है। यही बात है अगर लेमैन लैंग्वेज में आपको थोड़ी इससे कॉन्सेप्ट बन जाए तो, यही बात है। अब थोड़ा-सा समझ आ जाएगा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है? ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन किसकी हो सकती है? सोच के बताओ मोनोज़ाइगोटिक की हो सकती है कि डायज़ाइगोटिक की हो सकती है? मोनोज़ाइगोटिक की हो सकती है कि डायज़ाइगोटिक की हो सकती है? मोनोकोरियोनिक की होगी कि डायकोरियोनिक की होगी? नून ने कह दिया नो आइडिया। मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी की होगी, ठीक है? जो कि मोनोज़ाइगोटिक की है, ठीक है? मोनोज़ाइगोटिक में मोनोकोरियोनिक जो प्रेगनेंसी है उसकी ये कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होता है
आपने मुझे बिल्कुल सही आंसर किया था। ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मैंने आपको लेमैन में क्या समझाया था कि एक बेबी से दूसरे बेबी में कोई चीज़ ट्रांसफ्यूज़ हो रही है और उसकी कोई पैथोलॉजी या एब्नॉर्मैलिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में। तो क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई जो है वो उसकी एक-दूसरे की तरफ एक ही मोनोकोरियन है, उससे जो है ब्लड सप्लाई जा रही है। उसकी वजह से जो है दोनों बेबीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। अब जिसके थ्रू जिस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कोरियन लगा हुआ है, ये इसके साथ जा रहा है, इसके थ्रू दूसरे बेबी को मिला है, तो इसको ज़्यादा जो रिसीवर होता है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो डोनर होता है जिसको वो दे रहा होता है उसको ज़्यादा मिलेगा। जो रिसीवर होता है उससे ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा फलेगा-फूलेगा, अपने पास ज़्यादा रखेगा, अगले को कम देगा, उसकी अम्नियोटिक कैविटी भी ज़्यादा होगी, उसके अंदर जो फ्लूइड है पॉलीहाइड्रोमिनोज़ होगा, जो डोनर होगा उल्टा कर लिया, ठीक है? जो डोनर होगा वो क्या करेगा, उसके पास हाँ, बिल्कुल, ठीक है, यही मैं इस पे सुनना चाह रही थी कि उसके पास कम रह जाएगा, ठीक है? ये देखो डोनर हमारे पास है, इसने आगे उसको डोनेट किया, इसके पास ज़्यादा गया, तो उसके पास बिल्कुल वो देगा, उसके पास कम रह जाएगा, तो जो रिसिपिएंट है वो ज़्यादा रिसीव करेगा, ज़्यादा उसकी ब्लड सप्लाई होगी, ज़्यादा उसके अंदर एमनियोटिक कैविटी होगी, एमनियोटिक फ्लूइड होगा, अच्छा फलेगा-फूलेगा, पॉलीसाइथेमिक होगा और उसके अलावा लार्ज साइज़ का होगा, ठीक है? और जो रिसिपिएंट की हमने बात कर ली, जो डोनर होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनोज, हाइपोवोलेमिक, एनीमिक और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? अच्छा, अब देखना ये है कि नियोनेटल आउटकम किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है? सोच कर बताएँ, रिसिपिएंट की ज़्यादा होगी कि डोनर की ज़्यादा होगी? दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? रिसिपिएंट जो है ना, वो उसकी पुअर आउटकम होगी नियोनेटल, और जो डोनर है उसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी और क्यों कम होगी? क्योंकि वो हाइपोवोलेमिक और पॉलीसाइथेमिक होगा और इसके अंदर वेस्क्युलर कनेक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं, वो भी हमने याद करने हैं। वो पहले पढ़ लेते हैं, कौन-कौन से होते हैं? एक आर्टरी और वेन, उसके भी आपने क्रॉस कनेक्शंस बनाने हैं। आर्टरियो आर्टीरियल, वीनो वीनस, आर्टीरियो वीनस या वीनो आर्टीरियल, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी एनास्टोमोसिस अनबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है? ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है? अब ये ओलिगोहाइड्रोमिनोज और पॉलीहाइड्रोमिनोज का क्या कॉन्सेप्ट है? कौन ज़्यादा नियोनेटल आउटकम किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? अभी ये हमने डिस्कस करना है। मुझे सोच कर बताएँ जल्दी से, आपका लेक्चर का टाइम भी एंड होने वाला है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हाँ जी, जो ज़्यादा हेल्दी था, जिसको ज़्यादा ब्लड मिल रहा था रेसिपिएंट पे, वो जो था पॉलीहाइड्रोमिनोज था, लार्जर साइज़ था उसका, हाइपरवोलेमिक था और उसके अलावा पॉलीसाइथेमिक था। ये सारी बातें तो हमने कर ली। मुझे ये बताएँ कि इसके अंदर जो फीटल हाइड्रोप्स का साइन ज़्यादा हो सकता है? फीटल हाइड्रोप्स में जा सकता है वो पेशेंट? मुझे बताएँ, फीटल हाइड्रोप्स में जा सकता है? बैड साइन है ना जी, नियोनेटल आउटकम नेगेटिव में आता है, बैड साइन है उसका, पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है? हाँ जी, तो बताएं रेसिपिएंट ट्विन जो है उसके अंदर फीटल हाइड्रोप्स होगा? फीटल हाइड्रोप्स क्या होता है वैसे? ठीक है, हाइड्रोप्स फिटालिस का नाम सुने किसी ने? वो क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो आप, ठीक है ना? शुक्र है कुछ थोड़ा सा आता है, मैंने तो कहा भूल गए होगे। अच्छा,
तो जो फीटल हाई ड्रॉप्स वाला बेबी है वो सरवाइव कर सकता है अगर उसको फीटल हाई ड्रॉप्स हो गया है, तो अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो उसका सरवाइव नहीं हो सकता, सर्वाइवल रेट उसका कम है। तो अब समझ आई कि उसका सर्वाइवल रेट क्यों कम होगा, उसकी प्रोग्नोसिस क्यों कम होगी, क्योंकि वो हाइपरवोलीमिया और पॉलीसाइथीमिया पॉलीहाइड्रोमिनोज की वजह से हेल्दी तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर फीटल हाइड्रोप्स के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। और जो जो अंडर नरिश्ड है सिर्फ उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो सरवाइव इस तरह से कर सकता है कि उसकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाए और उसके बाद वो आगे उसको जो ये इनक्यूबेटर वगैरह में रखा जाए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाए, ये सारी चीजें, तो उससे अगर उसको ट्रीटमेंट दी जाए तो वो सरवाइव कर सकता है एज कंपेयर टू कौन सा, रिसिपिएंट। ठीक है, अब समझ आइए इस बात की। अच्छा, अगर किसी को फिटल हाइड्रॉप्स की नहीं समझ आई ना, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नियोनेटल आउटकम की समझ आ गई है कि ज्यादा किसका होगा और कम किसका होगा। हाँ जी, ये किसकी एग्जाम्पल है बॉयज एंड गर्ल्स? सिर्फ 3 मिनट मुझे और चाहिए, ये किसकी एग्जाम्पल है? कॉन्जॉइंट की, वेरी गुड, शाबाश, शुक्र है तुम लोगों को थोड़ी सी समझ आई है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखना है, ये जो आपको भी पढ़ाया है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये देखो, ये उसका एनास्टोमोस्टिक जो एबनॉर्मेलिटी है, एबेरेंट वेस्क्यूलर एनास्टोमोसिस की वजह से, यानी यहाँ पे कोई डिस्ट्रप्शन हो रही है, चाहे आर्टीरियो आर्टीरियल, आर्टीरियो वीनस या वीनो वीनस या वीनो आर्टीरियल वेसल्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, ट्रांसफ्यूजन मोनोकोरियोनिक की वजह से क्या होगा, जो ट्रांसफ्यूजन एबनॉर्मेलिटी है उसे हम कहेंगे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये देखो, ये डोनर छोटू सा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, रिसिपिएंट हेल्दी है, इसमें एमनियोटिक कैविटी भी ज्यादा है, ये देखो इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी भी कम है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी है, उसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ये हाइपोवोलीमिक है वो हाइपरवोलीमिक है, ये स्मॉल बेबी है वो लार्ज बेबी है। ठीक है, समझ आ गई अब डायग्रामेटिकली। फीटल हाइड्रॉप्स का एक था, वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में डिस्कस करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं उसको, अब इसके आगे आपने सिम्टम्स या इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या क्या होंगे, किस तरह से आपने देखना है कि ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है। आपके जो पेपर में ना इस तरह से डायग्राम नहीं आती, शायद मैंने डायग्राम ऐड की है, जिस तरह से आती है पेपर में नहीं ऐड की। अच्छा, पेपर में ना आपकी एक बुक में शायद डायग्राम बनी हुई है, उस तरह से आती है कि दोनों बेबीज इस तरह से ना इकट्ठे, एक छोटा बेबी है और एक बड़ा बेबी है, दोनों इस तरह से होते हैं और इस तरह से आपकी ऑस्पी में डायग्राम लगी होती है और लिखा होता है कि इसको डायग्नोस करो ये क्या है और इसकी क्या क्या 4 कॉजेज हो सकती हैं, फिर आपने आर्टीरियल आर्टीरियल विनोविनस ये लिखनी होती है और फिर उसके बाद उसके आगे मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस तरह से देखेंगे, अल्ट्रासाउंड से देखेंगे, फिर उसके प्लेसेंटा को देखेंगे अल्ट्रासाउंड के ऊपर, फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर जेंडर कॉन्कॉर्डेंट है वो देखेंगे, ओलिगो पॉलीहाइड्रोमिनोज से पता चल सकता है मेजर करके, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर करके पता चल सकता है कि एक पोली है एक ओलिगोहाइड्रोमिनोज है। फिर उसके अलावा और किस चीजों से देख सकते हैं, मुझे सोच कर बताएं, डॉपलर करवा सकते हैं इसके अंदर, डॉपलर से भी देख सकते हैं, और किससे देख सकते हैं, जो हम एमनियोसेंटेसिस कोरियोसेंटेसिस का प्रोसीजर करते हैं ना, इसी तरह हम जो है वो अर्ली साइंस को देखने के लिए हीमोडायनामिक साइंस उसके देख सकते हैं बिफोर बर्थ। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम्स। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? जी बॉयज एंड गर्ल्स, ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर ये बताना है कि कितने बेबी सरवाइव करेंगे, एक या दोनों, ज्यादा चांसेस कितने बेबी सरवाइव करने के हैं?
70% चांसेस हैं कि ट्रीटमेंट के साथ एक या दोनों बेबी सरवाइव कर जाएं, लेकिन ज्यादा चांसेस, वेरी गुड राइया, डोनर के सरवाइव करने के होते हैं एज कंपेयर टू रेसिपिएंट। उसकी रीजन हाइड्रोप्स फिटालिस। ठीक है, वैसे आपको बताऊं ना तो मेरे लेक्चर में उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने कहा तुम लोगों को जरा डायग्राम के साथ अच्छी समझ आएगी तो मैं डायग्राम के साथ समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एक आपने मुझे बताया कि उसकी जो है वो किससे होगी, ये बच्चों हमने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। ये पैथोफिजियोलॉजी है, ये उसकी पैथोफिजियोलॉजी है जो आपका अभी हाइड्रोप्स फिटालिस का मसला हो रहा है ना, ठीक है। अभी डायग्राम के साथ इसे देख लेते हैं। तो एक मैंने आपसे क्या कहा कि जिसकी ज्यादा है, किसकी, दोनों की अगर ट्रीटमेंट से 70% या अगर एक की तो किसकी ज्यादा है, अगर एक में आए तो डोनर की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अब हम क्या क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस एवरी 1 to 2 वीक्स करेंगे, और जो रिसिपिएंट है उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, एमनियोन न्यू रिडक्शन, ठीक है। एवरी 1 to 2 वीक्स उसकी एमनियो रिडक्शन करेंगे, तो उससे, और उसके अलावा कॉर्ड ऑक्लूजन को रिवर्स करेंगे। अगर सिलेक्टिव फिटोसाइट जो एक बेबी है फॉर एग्जांपल जिसको हमने बचाना है, उसकी कॉर्ड ऑक्लूजन ना हो जाए, उसको देखते रहना है, उसको ट्रीट करते रहना है। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने ट्रीटमेंट करनी है और मेजर्स करने हैं ताकि बेबी की डिलीवरी हेल्दी हो सके। नहीं हेल्दी हो रही तो एटलीस्ट इतनी हो सके कि जब बेबी बाहर आया है तो वो मैच्योर, उसके लंग्स मैच्योर हैं और वो सरवाइव कर सकता है अगर हम उसे मेडिकल एड्स या ट्रीटमेंट दें, ठीक है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, फिटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सेप्टोसोमी कर सकते हैं। सेप्टोसोमी क्या होती है, सेप्टोसोमी क्या प्रोसीजर है जी, क्या करता है ये, दोनों एमनियोटिक सैक्स के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है उससे मेंटेन करवाता है। किस तरह से, एट्रियल सेप्टोसोमी करते हैं। इसके अंदर जो कनेक्शन है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उससे क्या करते हैं, एक स्मॉल होल क्रिएट कर देते हैं दोनों चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स के दरमियान, एट्रियास के दरमियान। जिस तरह मैंने बताया ना कि एट्रियो एट्रियल या एट्रियो वेंट्रिकल, इस तरह के कनेक्शंस, तो उसके दरमियान जब एक छोटा सा होल क्रिएट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आर्टरीज हैं उससे दोनों को सियानोटिक हार्ट डिजीजेस या लाइफ थ्रेटनिंग ये तो हो सकती है, लेकिन दोनों को इक्वली सप्लाई मिलेगी ब्लड की, इक्वली इक्विलिब्रियम दोनों का एमनियोटिक सैक्स का मेंटेन होगा, और दोनों की कोशिश हो सकती है रिवाइव कर सकें, दोनों दोनों की बर्थ हो सके। फिर आगे कंजेनिटल होना ना होना वो बात की बात है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है। सेप्टोसोमी का समझ आ गया। सेप्टोसोमी क्या है, प्रोसीजर है सर्जिकल जिसमें एट्रियल सेप्टोसोमी की जाती है, दोनों एट्रियास के दरमियान हार्ट के अंदर, जो उसके हार्ट कैरियर जो उसकी सप्लाई है उन दोनों के दरमियान एक होल बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई एक को ज्यादा और एक को कम ना हो, इक्वलाइज की जाए, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाए दोनों एमनियोटिक सैक्स के दरमियान, और उसकी वजह से एक को ज्यादा एक को कम वाला जो सिस्टम है वो मेंटेन हो सके। फिर उसके बाद फीटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन भी कर सकते हैं। और आखिर में जब हमारे पास इन सब चीजों से कुछ नहीं होता तो हमारे पास एक और चांस होता है, वो कौन सा होता है, जो आखिर में हमने करना होता है इन सब चीजों के साथ भी और इन सब चीजों के बगैर भी, वो क्या है, डिलीवरी। डिलीवरी में अगर इन सब चीजों के बगैर करेंगे तो एक सरवाइव करेगा एक नहीं करेगा, लेकिन अगर इन सब चीजों के साथ करेंगे तो दोनों सरवाइव कर सकते हैं। यस नो प्री टर्म के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन टर्म भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई इतनी। चलें जी, अब सिर्फ हमारा एक सवाल रह गया जो फीटल हाइड्रॉप्स वाला था, वो भी हम ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। प्रोसीजर्स तो सारे ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिट सर्जिकल एब्लेशन वाले भी,
फिर उसके अलावा जो क्या कहते हैं उसको पीछे जो हमने पढ़े हैं रूटीन में ये मोनोकोरियोनिक जो क्या कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसीज़ है ये वैसे भी रूटीन में नहीं होती, मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स रेयर हैं। फिर आगे उसके मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी भी रेयर है, तो उससे आगे जो ये प्रोसीजर्स हैं ये सारे रिस्क पे होते हैं। ठीक है? ये चीज़। समझ आ गई है? एज़ कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस और एज़ कम्पेयर टू सेलेक्टिव फिटोसाइड जो सेप्टोसोमी का प्रोसीजर है वो वाक़ई ही में कॉम्प्लिकेटेड है और रेयर भी है। हमारे पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख़्याल ये किया जाता है क्योंकि इसके लिए बहुत ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए होता है। ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, कोई समझ ना आए तो उसके लिए आप ग्रुप में फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच।